नमस्कार, सिटी न्यूज के खास फोरम न्यूज ऑफ द डे में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में मोदी सरकार ने अपना पहला आम बजट जो है यहाँ पर जनता के लिए जारी किया है। संसद में जिस तरह से सदन में वित्त मंत्री अरुण जेटली पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, साफ तौर पर जनता ने एक ही संदेश को यहाँ पर कहीं ना कहीं परखने की कोशिश की है कि बजट वही जो जनता के मन भाए, बजट वही जो वाकई में अच्छे दिन लाए। जी हाँ, किस तरह से मोदी सरकार ने अच्छे दिनों को लाने का जो वादा किया था उसकी कसौटी पर कितना खरा उतर पाया है ये आम बजट, और इस बजट में आखिर क्या कुछ है जनता के पक्ष में, किस तरह से जनता के सरोकार रखने वाले तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है वित्त मंत्री अरुण जेटली पे ने। इस खास मसले पर बातचीत करेंगे और आम बजट की हर बारीकी को जानने की कोशिश करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या कुछ है जनता के पक्ष में, क्या कहते हैं अर्थशास्त्र के जानकार, क्या कुछ है राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की, नेताओं की राय। हमारे साथ इस खास फोरम में 3 खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले तीनों ही खास मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और इंदौर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित पुरवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री सम्मानीय डॉक्टर जयंती लाल भंडारी जी, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस नेता और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष श्री रघुनंदन सिंह परमार जी भी मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है रघु परमार जी। तीनों ही खास मेहमानों से उनकी बेबाक राय जानेंगे और ये भी जानेंगे कि मोदी सरकार ने जो अच्छे दिनों को लाने का वादा किया था वो इस बजट के जारी होने के बाद किस हद तक पूरे होते दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं सम्मानीय डॉक्टर जयंती लाल भंडारी जी से। सर, आप अर्थशास्त्र के बड़े ही बारीक जानकार माने जाते हैं और जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर आपके सामने 365 दिन 24 घंटे 7 दिन रहती है, क्या लगता है वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने जो ये बजट जारी किया है इसे किस नजरिए से आप देखते हैं, कितना विकास उन्मुखी देखते हैं, कितना रोजगार उन्मुखी मानते हैं, और क्या वाकई में मोदी सरकार ने सूझबूझ का परिचय दिया इस बजट के जरिए? यकीनन जी, नए वित्त मंत्री अरुण जेटली जी ने वर्ष 2014-15 का जो बजट प्रस्तुत किया है उस बजट के अंदर विभिन्न पक्षों के लिए, विभिन्न पक्षों की उम्मीदों के लिए प्रावधान किए गए हैं। एक तरफ वित्त मंत्री के सामने 3 बड़ी चुनौतियां थी। पहली चुनौती ये थी कि उन्हें विरासत में जो अर्थव्यवस्था मिली उसकी हालत अच्छी नहीं थी। दूसरी चुनौती मानसून के संकट की, और तीसरी बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ते हुए तेल मूल्यों की। तो सीमित संसाधन थे वित्त मंत्री के पास में और बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी। नरेंद्र मोदी जी से भी जो अपेक्षाएं थी वे इस बजट के माध्यम से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही थी। तो बहुत असीमित जो लोगों की उम्मीदें थी उन उम्मीदों को बहुत कुछ पूरा करने की कोशिश भी वित्त मंत्री ने की। ये उम्मीदें कृषि के क्षेत्र में भी पूरी हुई है, उद्योग के क्षेत्र में, कौशल विकास के क्षेत्र के अंदर, सिंचाई के क्षेत्र में, बुनियादी ढांचा, शहरी विकास और विभिन्न वर्गों की। तो कुल मिलाकर सीमित संसाधनों से वित्त मंत्री ने प्रयास किए हैं कुछ आवश्यकताओं को पूरा करने की, और एक मैसेज दिया है कि एक रोड मैप है। 1 साल में कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें पूरी नहीं होंगी क्योंकि सीमित संसाधन है। तो अच्छे दिन आने वाले हैं लेकिन अभी अच्छे दिन कुछ दूर हैं। ये एक सूत्र इस बजट के माध्यम से उभर रहा है कि अच्छे दिन जरूर आएंगे, लेकिन अभी एकदम आप अच्छे दिन की उम्मीद करें तो उसमें कुछ दूरी बनी हुई है। बिल्कुल, बजट वही जो जनता के मन भाए और बजट वही जो वाकई अच्छे दिन लाए। हमारे साथ विपक्ष से पहले सत्ता पक्ष के पास चलें, उसके पहले जरा विपक्ष की राय भी जान लेते हैं। कांग्रेस के नेता रघु परमार भी मौजूद हैं सिटी न्यूज के फोरम पर। रघु परमार जी, क्या लगता है अब तक केंद्र की यूपीए सरकार आम बजट देती आई है सरकार देश को, इस बार मोदी सरकार ने जो बजट दिया है इसे विपक्ष किस नजरिए से देखता है? देखिए, मोदी सरकार का जो बजट ये आया है जी, इसमें नया कुछ भी नहीं, कोई नई चीज नहीं है। वो की वही चीज है जो मोदी सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एफडीआई का विरोध करती थी। एफडीआई के ऊपर उन्होंने कई दिन तक सदन नहीं चलने दिया। आज पूरा बजट एफडीआई के ऊपर बेस्ड है। विदाउट एफडीआई ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सब जगह रेलवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, सब जगह एफडीआई करा। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि इस देश की जनता ने मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, मोदी जी को एक बहुत बड़ा जनादेश दिया जी। मोदी जी ने देश की जनता को सपना दिखाया था कि सरकार बनते ही महंगाई कम हो जाएगी, इस देश में पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, रोजगार खूब मिलेगा। पर इस बजट में मुझे कोई प्रावधान नहीं दिख रहा है कि
महंगाई कहीं से कम होगी, पेट्रोल डीजल कहीं बढ़ेगा। जहां तक हम लोन की बात करें, वित्त मंत्री जी जब विपक्ष में थे तो सदन में जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे कि सीमा 5 लाख तक की होना चाहिए, जो कि 2 लाख के तक की थी, वो सिर्फ 50,000 बढ़ाई गई। इनकम टैक्स में छूट की बात, इनकम टैक्स में छूट की बात कर रहा हूँ मैं, कि इनकम टैक्स छूट की सीमा है, वो बोल रहे थे 5 लाख तक की होना चाहिए, तो वो सिर्फ 50,000 उन्होंने इंक्रीज की है। तो इस बजट में ऐसा देयर इज नथिंग न्यू। इन्होंने बात की कि हम 100 सिटीज बनाएंगे, पर 100 सिटीज बनाने के लिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, लैंड एक्विजिशन के लिए आपको कहाँ से संसाधन आएंगे, ये कहीं उल्लेख नहीं है। मोदी जी ने कहा कि हम चुनाव के पहले कि इस देश में सिंगल टैक्स प्रणाली लागू होना चाहिए, हम सरकार बनती सिंगल टैक्स प्रणाली लागू करेंगे, वो कोई बात नहीं की गई सिंगल टैक्स प्रणाली की। तो जिस देश ने, जनता ने जो उन पर विश्वास किया था, इस बजट में मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है कि उन्होंने देश हित में और जनता हित में और गरीबों के हित में कुछ नया कुछ दिया है। महंगाई त्यों की त्यों रहेगी, मध्यम वर्ग में कोई असर नहीं पड़ेगा, ना कोई गेहूं सस्ता होना है, ना चावल सस्ते होना है। सिर्फ जो राहत दी है, तेल में दी है, मोबाइल में दी है, वो भी मैं समझता हूँ अभी पूरा डिटेल नहीं आई है, वो भी सिर्फ सस्ते मोबाइल में रहेगी, और उसका इम्पैक्ट 50-100 रुपये से ज़्यादा का नहीं रहेगा। जहाँ तक इन्होंने LCD और LED की बात करी है, गुंडे सिंच की, तो उसमें भी कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, कुछ चीज़ों पे टैक्स बढ़ा दिया है, कुछ चीज़ों पे टैक्स घटा दिया है। सिस्टम ऐसा कैसे ही रहना है, और नया ऐसा कुछ नहीं है, जो कि भारी उम्मीदें थी, सबको उम्मीदें थी। आज सुबह से हम भी टीवी चैनल देख रहे थे कि आज बजट आने वाला है, बजट आने वाला है, पर इसमें कुछ भी नहीं निकला, और वैसा के वैसा ही है। जी, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से ललित पोरवाल जी भी मौजूद हैं। ललित जी, क्या मानते हैं, मोदी सरकार क्या वाकई में जनता की कसौटी पर खरी उतरी है इस आम बजट के पिटारे के खुलने के बाद? देखिए, सबसे पहले सिटी न्यूज के दर्शकों को अभिनंदन करता हूं कि आपने एक अच्छी पहल की, ताकि हर बात की जानकारी जनता तक पहुंचे। बिल्कुल। मोदी सरकार ने जो अच्छे दिन के वादे का नारा दिया था, उसकी शुरुआत बजट में उन्होंने की। जी। और बजट में शुरुआत की है कि जो चीजें दिनचर्या आदमी के जीवन में प्रत्येक वर्ष उसको उपभोक्ता करना पड़ता है, खाद्य तेल है, साबुन है, स्टेनलेस है, स्टील है, मतलब ऐसी चीजें जो आदमी के जीवन में लगातार काम में आती है, उन सब चीजों के दामों में निश्चित रूप से कमी आएगी। और आम आदमी को ये देश का और आम आदमी का बजट है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कृषि के बारे में उन्होंने गंभीरता से विचार किया कि कृषि को कैसे, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश है हमारा, यदि कृषि पे हम आत्मनिर्भर होंगे तो हम पूरे देश में हमारी चीज क्या बेचेंगे, चीज को यदि इंपोर्ट करेंगे तो उससे हमें बड़ी मात्रा में मुद्रा हमारे कने आएगी। बिल्कुल। और निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि जेटली जी ने बहुत सूझबूझ से, क्योंकि कोई भी बजट, मैं तो बहुत सामान्य बात करता हूं कि किसी सामान्य परिवार के घर में यदि 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का खर्च कैसे करना जिससे परिवार अच्छा चले, और इसलिए साधनों की बहुत कमी थी। कांग्रेस ने चुनाव के पहले पूरे खजाने को लुटा दिया था, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दिए थे, और इसलिए ऐसी विपरीत परिस्थिति में कि जब इराक में युद्ध शुरू हो गया, तेल और पेट्रोल और डीजल के भाव निश्चित रूप से बढ़ेंगे, वर्षा का कम होने का संकेत है, ऐसी विपरीत परिस्थिति में उन्होंने बहुत सूझबूझ से इस बजट को प्रस्तुत किया। और मैं ऐसा मानता हूं कि कोई भी बजट, यदि हमने आज कोई निर्णय लिया गलत, उस निर्णय का परिणाम 2, 4, 5, 10 साल बाद होता है। कांग्रेस ने 50 साल तक गलत निर्णय लिया, उसके परिणाम ये हो रहे हैं कि हमको हर चीज में हम पूरा देश माइनस दिखता है। तो ये जो पुराने निर्णयों के जो परिणाम देश में आए, उसी के कारण जनता ने उन्हें नकारा। अब जो निर्णय जेटली जी ने और मोदी सरकार ने किए, इस निर्णय के जो क्रियान्वित होगा और धीरे धीरे इसका असर होगा। कोई भी एक दिन आपने कोई बजट किया और दूसरे दिन बाजार में सब सस्ता हो जाएगा, ये संभव नहीं है। हमेशा ये दूरगामी परिणाम निकलते हैं। बजट बहुत संतुलित बजट है, इसमें शिक्षा को भी बढ़ावा दिया है, कृषि को भी बढ़ावा दिया है, उद्योग को बढ़ावा दिया है, और खास करके
कि जो कभी कभी हमारे जगह हमारी कुछ नदियों में बहुत पानी अथा जो बह के समुद्र में चले जाता है और कुछ नदियों में पानी नहीं है, तो वहाँ पीने का पानी का संकट है, कृषि नहीं हो पाती। तो ये नदियों को जोड़ने के बारे में भी जो एक विजन आया, ये देश के प्रगति की ओर ले जाएगा। और दूसरा, चूंकि हम हिंदुस्तानी हैं और गंगा के प्रति हमारी आस्था है जी। और इसलिए मोदी सरकार ने गंगा को सफाई करने और उसको उसके सारे घाटों को विकसित करने के लिए जो फंड किया है जी, वो वास्तव में अनुकरणीय है। बिल्कुल। और मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार ने ऐसा प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अच्छे दिन, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, देश के लिए, सबके लिए ऐसा उन्होंने विचार करके निर्णय लिया है। निश्चित रूप से ये देश के लिए प्रगति के पथ पर आगे ले जाएगा। बिल्कुल। हमारे साथ लगातार अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी भी बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में जिस तरह से बजट को जो है बड़ी ही सूझबूझ के साथ पेश किया गया, साथ ही साथ विकासोन्मुखी जो पहलू होते हैं केंद्र सरकार के पास जहां पर बजट का प्रावधान करना होता है, उस पर उन्होंने किया। एक जो बड़ा फैसला बजट में दिखाई देता है, तकरीबन 500 करोड़ का एक जो फंड है वो महंगाई को काबू में करने के लिए सरकार ने अलग से रखा है। आपको लगता है ये फंड पर्याप्त है और वाकई में इस तरह का फंड का प्रावधान करने के बाद महंगाई जैसी बड़ी मूल समस्या को जो है नियंत्रित किया जा सकता है? निश्चित रूप से महंगाई देश की सबसे बड़ी समस्या है और महंगाई का आम आदमी से सीधा सीधा संबंध है जी। तो ऐसे में महंगाई नियंत्रण के लिए 500 करोड़ का जो कोष बनाया गया है जी। उससे कहीं ना कहीं कुछ पूर्ति महंगाई नियंत्रण में जरूर होगी, लेकिन ये जो संसाधन है वो बढ़ती हुई महंगाई के हिसाब से कम है जी। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि 1 साल के लिए जो विजन बताए गए हैं, उद्योगों के क्षेत्र के विजन है, कृषि के क्षेत्र के विजन है, शहरीकरण के विजन है, ये 3 अलग अलग विजन इस बजट के अंदर हैं और इन 3 विजन के आधार पे सरकार आगे बढ़ेगी तो निश्चित रूप से विकास होगा, उत्पादन बढ़ेगा, औद्योगिक उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा और उससे फिर महंगाई के ऊपर नियंत्रण होगा। और खास तौर से जो एक बहुत बड़ा विजन इस बजट के अंदर है वो है शहरीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण के लाभ लेना। दुनिया के जो विकासशील देश, विकसित देश बने हैं, उन देशों के पीछे की जो कहानी है कि उन्होंने अपने शहरीकरण से वैश्वीकरण के लाभ लिए हैं। तो 100 स्मार्ट शहर बनाना देश के अंदर और स्मार्ट शहर के अंदर भी FDI लाना और उनके माध्यम से शहरों का चमकता हुआ विकास और शहरीकरण से वैश्वीकरण, वैश्विक व्यापार को बढ़ाना, ये एक बहुत अच्छी थीम है। वैसे ही गाँवों के बारे में भी, जहाँ शहरों के बारे में विजन है वहाँ गाँवों के बारे में भी है कि गाँव को इस तरह से विकसित करना, 6 लाख गाँवों के लिए विकास का मॉडल कि वहाँ के अंदर शहरीकरण भी दिखाई दे, गाँव में बिजली भी हो, पानी की व्यवस्था हो, चाहे राशि उसके लिए इस बजट में कम है, लेकिन एक विजन कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का भी है। और जो नई विजन है और पहली बार इस बजट के अंदर है वो है नई कार्य संस्कृति का। नई कार्य संस्कृति के बारे में आप ये देख लें कि सरकारी खर्च कम हो, इसके लिए आयोग भी बना दिया गया है। सरकारी क्षेत्र के अंदर लोग बराबर काम करें, अपने दफ्तरों में बराबर रहें और उसके लिए पूरी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है कि 2014-15 के अंत तक सारे सरकारी कार्यालय ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। 1985 के पहले तक जो सप्ताह होता था, काम के जो दिन होते थे वे 6 दिन होते थे, तो 1985 से 5 दिन किए गए। अब ये जो नई कार्य संस्कृति एक बार फिर से आएगी, उसमें 5 दिन की जगह 6 दिन फिर से दिखाई देगा और ये कार्य संस्कृति के माध्यम से भी सरकार देश को आर्थिक विकास की तरफ भी आगे ले जाते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। लगातार कांग्रेस के नेता रघु परमार भी बने हैं। क्या लगता है रघु परमार जी, जिस तरह से लगातार यूपीए सरकार ने पिछले 10 सालों में जो देश की अर्थव्यवस्था और खासतौर पर जो हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्हें एक विश्व में अर्थशास्त्र की जगत का एक बड़ा नाम कहा जाता था, क्या लगता है वाकई में यूपीए सरकार से कुछ हद तक आगे निकल गई है मोदी सरकार? और इस बजट के पिटारे में आपको क्या कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू दिखाई दे रहे हैं? देखिए महेंद्र सिंह जी, जब पूरे देश में अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी पूरे विश्व में, उस समय भारत एक स्थिर खड़ा था जी। उस समय पूरे वर्ल्ड की इंश्योरेंस कंपनियां, बैंक्स सब बैंकरप्ट हो गई।
पर हमारे देश में मनमोहन सिंह की सूझबूझ के कारण हमारे देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थी, और वही कारण है कि आज हमारा देश खड़ा हुआ है। मेरे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं इनको याद दिलाना चाहूँगा कि आज जो आप यहाँ खड़े हो और आज जो आप एक विकसित रूप देश के आगे बढ़ रहे हो, एक वर्ल्ड में आपका नाम है, ये एक सब कांग्रेस की देन है। ये नरसिम्हा राव की सोच थी, नरसिम्हा राव का विजन था, तो आज ये देश की ऐसी स्थिति है। पहले आप विदेश जाते थे, आप $50 नहीं ले जा सकते थे, आज आप हज़ारों डॉलर लेके जाओ। आज आप खूब इन्वेस्टमेंट करो। ये जो फॉरेन नीति है, जो डेवलपमेंट है, ये सब कांग्रेस की देन है, और कांग्रेस ने एक बड़ी सोच से इस देश का विकास किया। मैं फिर कहना चाहूँगा कि इस बजट में मोदी जी की सरकार क्यों बनी कि इस देश के युवाओं ने, इस देश के मध्यम वर्ग लोगों ने और इस देश के गरीब लोगों ने, उनको एक सपना दिखाया गया। बिल्कुल कि हमारी सरकार बनते ही हम सब चीज़ सस्ती कर देंगे, सब चीज़ आपको आराम से मिलेगी। पर मुझे कहीं कोई दिखता है कि ना टमाटर सस्ता होना, ना आलू सस्ता होना, ना प्याज सस्ता होना, ना चावल सस्ते होना, ना कपड़े सस्ते होना है। आपने जूते भी दिए तो सिर्फ 1000 रुपये तक के जूतों में कुछ % रियायत मिलेगी 25-30 रुपये की। तो एक इसमें बजट में ऐसा कुछ भी नया नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि इस बजट से एक नई दिशा इस देश को मिलने वाली है। कुछ भी नहीं है, ऐसा कैसा ही है, और जो सारे जो पुरानी सरकार के थे उसे ही आगे बढ़ाया गया है, इसमें नया कुछ भी नहीं। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी क्या राय रखती है ललित पुरवाल जी, जिस तरह से विपक्ष जो है लगातार निशाना साध रही है इस बजट के बाद? देखिए महेंद्र सिंह जी, मैं हमारे कांग्रेस के साथी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी विपरीत परिस्थिति में भी वे अपनी बात रखें। ये बधाई इसलिए भी देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस देश को 60 साल में यहाँ ले गए, और 60 साल में यहाँ ले गए इसलिए कांग्रेस को जो है पूरे देश में चारों कोने चित कर दिया कि अपोजिशन लीडर बनाने की स्थिति नहीं है कांग्रेस की। ये इस देश का दुर्भाग्य है। कांग्रेस के इतने लोग भी चुनाव जीत के नहीं आए कि 10% लोग जो हैं प्रतिपक्ष के नेता बन सके, ऐसी स्थिति नहीं। मोदी जी ने झूठा सपना दिखाया है इस देश को। बताना चाहता हूँ कि माननीय हमारे भाई बोले कि बहुत बनाया, और जनता आने वाले चुनाव में भी हिसाब करती जाएगी। कांग्रेस ने इस देश में पूरी तरह से भ्रष्टाचार में पूरे देश को ऐसा गर्दिश में डाल दिया था कि लोग त्राही हो रहे थे। हमारे सम्मानीय भंडारी जी ने कहा कि 500 करोड़ कम है। मैं कहता हूं कि 500 करोड़ की नहीं, एक तो विजन की बात है कि हम यदि महंगाई होगी तो उस पे ऐसे कंट्रोल करेंगे, लेकिन हमारा तो सोच है कि हम खुद इतना वो करें, इतनी हमारे कने कृषि की जमीन है, इतनी सिंचाई के साधन है, हम अपने आप इस देश को ऐसा निर्भरता के और प्रोडक्शन इतना करें कि महंगाई बढ़े नहीं। तो महंगाई यदि नहीं बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक वो होगा, और इसलिए जो हमारे सदस्य बोल रहे हैं कि कांग्रेस करना पड़ेगा। 60 साल में ये किया कि अभी हाल देश में जो प्रोडक्शन है सब्जियों का, टमाटर का, जो फ्रूट्स का है, उसका 70% से 80% खराब हो जाता है। हम उनको कोल्ड स्टोरेज में नहीं रख पाते हैं। मतलब हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश में प्रोडक्शन हुआ हम उसको संभाल कर जनता को नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए हमारे जेटली जी ने, वित्त मंत्री ने अभी कहा बजट में कि भाई हम स्टोरेज कुछ वो बनाएंगे ताकि हमारी जो उत्पादन की जो वस्तुएं जो नष्ट हो जाती है उनको हम संभालेंगे। तो निश्चित रूप से, क्योंकि निश्चित रूप से जब कोई चीज की कमी होती है तो भाव बढ़ेंगे, लेकिन यदि स्टोरेज के गोदाम होंगे तो भाव नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि स्टोरेज के गोदामों से माल बाजार में आ जाएगा और इसलिए जमाखोरी नहीं हो पाएगी। और मैं तो माननीय जेटली जी को और मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि उन्होंने अपनी जो बोला था कि हम आयकर में 5 लाख रुपए तक कहीं ना कहीं आयकर में छूट की जो बात, छूट को बढ़ाया है, 80C में बढ़ाया है, जो अपने को बॉन्ड्स खरीदना उसमें बढ़ाया है। अपने को तो जो 5 लाख रुपए आज कमाएगा उसको तो टैक्स लगभग नहीं के बराबर लगेगा, और इसलिए
नहीं के बराबर। आप देखिए सरकार का जो विजन है, क्योंकि जो आज का जो बच्चा नौजवान जो रोजगार कर रहा है, जो काम कर रहा है, उसको टैक्स नहीं, 1.5 लाख आखिर वो लोन लेगा, लोन से मकान लेगा तो 2 लाख रुपए तक का उसको सरकार राहत देगी। उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। 5 लाख आदमी, ये जो 5,000 रुपए का फायदा मिलेगा। ये बजट देश को दिशा देने वाला है, और मैं इस बात की पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि जिस तरह विपरीत परिस्थिति में मोदी जी ने गुजरात में इतने सारे संकट, इतने सारे विपरीत परिस्थितियों में भी गुजरात को संवारा, वही पैटर्न पूरे देश में लागू होगा, और निश्चित रूप से आने वाला कल देश के लिए सुनहरा होगा। अच्छे दिन की दस्तक आज बजट के माध्यम से दे दी। बिल्कुल सही बात है। 2 सवाल हैं यहाँ पर जो जनता के मन में भी होंगे और लगता है कि जो शायद मेरे जहन में भी है। पहला सवाल तो यह है कि क्या इनकम टैक्स में जो छूट का दायरा था, जिसे 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है, तो वहीं सीनियर सिटीजन्स यानी कि बुजुर्गों के लिए इसे 3 लाख कर दिया गया। और दूसरा पहलू जो जनता जानना चाहती है, खासतौर पर गृहिणियों को जिस चीज का इंतजार था, रसोई गैस के दामों को लेकर जो है बड़ी बेफिक्र यहाँ पर दिखाई दी मोदी सरकार। इसकी चिंता जो है कहीं ना कहीं गृहिणियों को, महिला वर्ग को सता रही है। इसके साथ साथ जो खाद्यान्न पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उनमें कहीं ना कहीं महंगाई को काबू करने वाला कोई कदम यहाँ पर मोदी सरकार ने नहीं दिखाया। हालांकि सूझबूझ पूरी यहाँ पर वित्त मंत्री अरुण जेटली दिखाने में कामयाब रहे, और सदन में जिस तरह से उन्होंने पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर जो अपना बजट भाषण पढ़ा, उसमें भी कहीं ना कहीं उनका एक सूझबूझ राजनीतिक रूप से दिखाई दिया। अर्थशास्त्री क्या मानते हैं, इन 2 पहलुओं को आखिर क्यों नहीं छुआ मोदी सरकार ने? डॉक्टर भंडारी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मोदी सरकार क्या लगता है कि खाद्य पदार्थों में जो महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसको काबू कर पाने में कुछ हद तक नाकाम यहाँ पर आपको दिखाई दी? यदि हम बजट प्रावधानों को देखें जी, जी। तो जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी के प्रावधान हैं, जी, जी। उन प्रावधानों के आधार पे जो खाने पीने की चीज़ है, जो आम आदमी की वस्तुएं हैं, वे कहीं सस्ती होते हुए दिखाई दे रही हैं, वो महंगी नहीं हो रही हैं। और जो उच्च मध्यम वर्ग की वस्तुएं हैं, जो उच्च वर्ग की वस्तुएं हैं, वे जरूर महंगी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक संतुलन बनाया है वित्त मंत्री ने एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी के माध्यम से। और जो एक महत्वपूर्ण बात और है कि बढ़ती हुई महंगाई से जहां मध्यम वर्ग भी परेशान है, चिंताग्रस्त है, तो वित्त मंत्री ने एक उपयुक्त राहत देने की कोशिश की है। और ख़ासतौर से जो इनकम टैक्स पेयर हैं देश के अंदर, उन्हें तो ये राहत कहीं ना कहीं मिली है। जो 2 लाख की लिमिट थी इनकम टैक्स की, उसको 2.5 लाख किया गया है। सीनियर सिटीजन को 3 लाख तक की छूट है। इसके अलावा जो बचत के प्रावधान होते हैं, जो निवेश के प्रावधान होते हैं, एटीसी के अंदर 50,000 की नई राहत है, और सेक्शन 24 के अंदर भी 50,000 की राहत है। चाहे राहत बहुत नहीं है, लेकिन हम स्पष्ट देखें कि सीमित संसाधन थे, और सीमित संसाधन में से भी उन्होंने कहीं न कहीं मध्यम वर्ग को भी कुछ राहत देने की कोशिश की है, ताकि उनके चेहरे पे भी कुछ मुस्कुराहट बनी रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। अपूर्वा जी, क्या लगता है वाकई में ये बजट को देखने के बाद, पहले रेल बजट और रेल बजट से पहले रेल किराए में बढ़ोतरी अचानक से, फिर रेल बजट में जिस तरह से मध्य प्रदेश में बहुत कुछ खास नहीं मिला, मालवा निमाड़ को बहुत सारी उम्मीदें थी, उस पर कसौटी पर खरी नहीं उतरी, और अब मोदी सरकार को जिस रोटी कपड़ा और मकान के लिए, या दो वक्त की रोटी के लिए जो संघर्ष आम आदमी कर रहा है, जो मजदूर वर्ग कर रहा है, श्रमिक वर्ग कर रहा है, उस हद तक पहुंचने में अभी भी मोदी सरकार को लग रहा है कुछ वक्त और लगेगा। आपकी क्या राय बनती है? देखिए, महंगाई जो बढ़ रही है जी, और महंगाई का जो एक दिन में महंगाई नहीं बढ़ती है। मैंने आपको ये कहा कि हमारे जो निर्णय आज लेंगे उसके परिणाम 2 साल 5 साल बाद आएंगे जी। पिछली सरकारों ने जो निर्णय किए, उस निर्णय के परिणाम ये हो रहे हैं। और दूसरा, आप खुद समझते हैं कि महंगाई यदि डीजल पेट्रोल में बढ़ रहा है, तो यदि खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, तो वहां से माल नहीं आएगा, सप्लाई नहीं होगा, तो रेट बढ़ेंगे, और वहां के भी रेट बढ़ गए। तो कुछ चीजें, आप रेल बजट की बात कर रहे हैं, रेल बजट के कांग्रेस ने ये रेल बजट जो अभी आया है, वे रेल बजट पहले से उन्होंने बना के रखा था, लेकिन चुनाव के कारण वो लोगों को सामने ये पेश नहीं कर पाए। और चूंकि हम विकसित देश के अंदर चाहते हैं कि हमारा देश विकसित कहलाए, हम विकास की दर बढ़ाना चाहते हैं, तो ये तो जो मिनिमम आवश्यकता है, यदि हमको रेल के लिए डीजल लगेगा और डीजल के भाव बढ़ेंगे तो किराया बढ़ेगा, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये निश्चित रूप से थोड़ा लोगों को अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि ये महंगाई थोड़ी सी बड़ी है रेल की, लेकिन ये दूरगामी परिणाम इसके बहुत अच्छे होंगे। और निश्चित रूप से ये जो बजट है, इनमें सब बातों का समावेश है। गरीबों के बारे में विचार किया है,
जो आपने कहा कि कुछ जो धनाढ्य है जो थोड़े से कॉस्मेटिक्स और दूसरी चीजों में थोड़े से लग्जरीज आइटम्स में जो रेट बढ़े हैं, तो उससे उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो ऑलरेडी उस सीमा से ऊपर है। आज तो इस बारे में विचार करना चाहिए कि जो गरीब है उसका व्यवस्था कैसे सरकार अच्छी से अच्छी करे। और मैं ऐसा मानता हूं कि आने वाले समय में जो हमारे भाई ने कहा कि सब्जियों के भाव बढ़ रहे हैं, यदि हमारा जो स्टोरेज की व्यवस्था हमारे देश में होगी तो निश्चित रूप से महंगाई इन सब्जियों में, प्याज, फल, और अब मेरे को अभी मैं आज की बात बताऊं कि जब मैं नंदलालपुरे में जब सब्जी खरीदने गया तो वहां मैंने कुछ तरबूज खरीदे तो जब तरबूज के बारे में बात हुई तो बात की जानकारी आई कि 85% तरबूज हमारे कने स्टोरेज की व्यवस्था नहीं, सड़ जाता है और वो तरबूज में से फिर वो बीज निकालते हैं और उस बीज का तरबूज के बीज बिकते बाजार में। तो मेरा कहना है कि हमको ऐसी व्यवस्था करना पड़ेगी कि हमारा जो प्रोडक्शन हो वो व्यवस्थित रहे और वो गरीबों तक पहुंचे। और इसलिए निश्चित रूप से ये बजट बहुत सोच विचार के बनाए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जेटली जी ने अपनी पूरी योग्यता का भरपूर उपयोग करते हुए पूरे देश में ये कोशिश की उन्होंने कि मतलब वो, और जो हमारे भाई ने कहा कि कांग्रेस नेता रघु परमार जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से। रघु जी, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आपने पूरी बात सुनी है यहाँ पर, वाकई में ललित भैया की पूरी बात सुनी। जी। जब पेट्रोल डीजल के दाम यूपी सरकार बढ़ा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत आंदोलन कर रही कि दाम बढ़ा दिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य थे वहाँ पर उन्होंने स्टेट जो ड्यूटी लगती है वो कम की। मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी टीवी चैनल के माध्यम से कि पेट्रोल डीजल पे सर 29.5% टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट। वी आर पेइंग द, जितने में क्रूड ऑयल आ रहा है उसका डबल हम टैक्स दे रहे हैं। अगर टैक्सेशन कम करते हैं ये तो 100% जनता को फायदा मिलता, क्योंकि मोदी जी ने कहा था कि हम टैक्स कम करेंगे। पर 29.5% प्लस 4% टैक्स प्लस स्टेट टैक्स, ऐसा करके अराउंड 32% टैक्स हो जाता है इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे और पेट्रोलियम पे। तो ये इस पे जेटली जी को ध्यान देना चाहिए था कि टैक्स स्ट्रक्चर का रिफॉर्म करें, उसको कैसे कम कर सकते हैं। कांग्रेस शासन ने भी जो अटल जी ने जो 2 रुपये सरचार्ज लगाया था सड़कों के लिए वो यथावत है, उसमें भी कांग्रेस सरकार ने भी उसको कंटिन्यू रखा। तो कुछ न कुछ नया जेटली जी को और मोदी जी को जनता को देना था। ये एक सेकंड महेंद्र भाई, इस देश में मध्यम वर्ग और गरीब की ही पॉपुलेशन अराउंड 80% है। धनाढ्य की हम बात नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि वो 10% में है, बाकी सब 80-85-90% में है। तो इन वर्गों के लिए कोई राहत नहीं दी गई है, कोई ऐसा फायदा मुझे नहीं दिख रहा है कि आने वाले समय में लोगों को फायदा होगा। लोगों को उनकी जेब से जो आज पैसा जा रहा है उससे ज़्यादा ही जाएगा। जो राहत दी गई है, जो टैक्स रिलीफ दिया गया है, उससे मैं समझता हूँ कि 5 से 7 हज़ार रुपये से ज़्यादा का फायदा सर नहीं मिलेगा। ललित जी, आप सहमत हैं पूरे बात से? देखिए, मैं भाई रघु जी को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बोल रहे हैं कि साहब डीजल पेट्रोल, यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के तो आप जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब हमारी सरकार भाव बढ़ाती थी तो क्यों आंदोलन करते थे, क्यों चिल्ला चोट करते थे? अब आप ये बात कर रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजार वाली, जब भी अंतरराष्ट्रीय बाजार, देखो ललित भैया, इसको आप पहले बात को समझ लो, इसको हमेशा इसलिए कि यदि आप बोल रहे हो कि स्टेट ने डीरेगुलाइजेशन हो चुका है पेट्रोल का, ये खुला बाजार है और आप लोग चिल्ला चोट करते थे। अब जब मोदी सरकार ने बनते ही 1 रुपए 70 पैसे पेट्रोल पे बढ़ गए हैं और 1 रुपए डीजल पे बढ़ गए। वो परिस्थितियों के कारण बढ़े, सरकार के कारण नहीं बढ़े। परिस्थितियां तो जब भी पूरा वर्ल्ड सजग है, पूरा वर्ल्ड मार्केट में सैचुरेशन था। उन्होंने कहा कि साहब वो जो सरकार लगाती है, अरे भाई सरकार का जो पैसा आता है, यदि हमको सारे देश का विकास करना है,
शिक्षा का विकास करना है, कृषि का विकास, शिक्षा के क्षेत्र में पैसे ही नहीं दिया ललित भैया, माफ करना, शिक्षा के क्षेत्र में पैसे ही नहीं दिया। शिक्षा के क्षेत्र में मात्र 100 करोड़ रुपए दिए गए, 100 करोड़ रुपए से पूरे देश में क्या हो सकता है। चलिए अब शिक्षा में पैसे नहीं दिए आपकी सरकार ने। नीति बहुत अच्छी थी, हमारी नीति यदि कांग्रेस की अच्छी होती तो कांग्रेस की इतनी दुर्गति होती जो आपके मोदी जी ने देश को सपना दिखाया पार्टी मैं ये कर दूंगा, बनते ये कर दूंगा, 100 साल उसका परिणाम आप खुद ही देखोगे आने वाले चुनाव में। अपना 10% का मत भी हासिल नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए देश की जनता बहुत जागरूक है, जो निर्णय हो रहे हैं वो देश के हित में है। और मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस कितना भी चिल्लाए, ये देश की प्रगति नहीं रुक सकती है। देश प्रगति के रास्ते पे निकल गया है, आज नहीं तो कल परिणाम आएंगे, परिणाम आएंगे, इसका कोई संदेह नहीं। देश अब प्रगति इनको पे परिणाम निकल चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये समझ रहे हैं कि मोदी जी आए जादू की डंडी घुमा देंगे, ऐसा नहीं। हमेशा नीति आज जो बनी, और गुजरात में मोदी जी ने करके दिखाया। जी जी, कांग्रेस 15 साल से वहाँ। चलिए मोदी जी ने क्या करके दिखाया और क्या करके दिखा सकते हैं आपको मैं बताना, एक मेरी बात सुनिए, एक सर यहाँ बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो स्टेटों को इतना पैसा दिया है फॉर द डेवलपमेंट रिफॉर्म, आज तक बारी जी जी परमार जी क्या कहना चाह रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। कौन सी सरकार कर रही है? करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया, आज की सरकार है, बजट में जो आज की सरकार मध्य प्रदेश में घोटाला, सरकार है, और ये कितना भी चिल्लाए उसके बाद जनता जवाब देती है। आपकी बात मध्य प्रदेश में रेत घोटाला हुआ, मध्य प्रदेश की जनता ने शिवराज को तीसरी मर्तबा बना दिया। जी जी, तो आपकी बात में शिवराज के कारण नहीं बनी है, झूठ बोल रहे हो, मन गढ़ंत बात बोल रहे हो, आपकी बात। चलिए बजट में कितना बिगाड़ा, क्या नफा और क्या नुकसान? हम ये कह रहे हैं कि बजट जो है बजट अच्छा है, बजट के लिए कोई दिशा देने वाला है। चलिए यहाँ पर जनता को तय करने दीजिए कि बजट करेगा कितना बेहतर है, शिक्षा के लिए और हमारे बजट को बिगाड़ा है। जी जी, जो मोदी जी ने दिखाया था इस देश की जनता को। जी जी, चलिए यहाँ पर जिस तरह से जनता के मन में कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जिस तरह से वाकयुद्ध चल रहा है, वाकई में जनता को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन जहां तक शिक्षा के क्षेत्र का जिक्र निकला है, तो यहाँ पर जनता को बता दें कि देश में अब नए IIT और IIMs को खोलने जा रही है मोदी सरकार, उनकी शुरुआत करने जा रही है। इसी के साथ देश में 4 नए एम्स की शुरुआत भी होगी। लगातार शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान भी किए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि महंगाई का जो सीधे आम जनजीवन से जुड़ा मुद्दा है, उसे कहीं ना कहीं छूने में जो है पीछे रही मोदी सरकार, बैकफुट पर दिखाई दी। लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली पूरी सूझबूझ के साथ तमाम तरह की कोशिशें करते दिखाई दिए। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी। सर, आप पूरे वाकयुद्ध को सुन रहे थे, जिस तरह से सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, क्या लगता है जनता किसे कितने नंबर दे? और जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रावधान किए गए हैं, खाद्य वस्तुओं की जो बात की गई है या लग्जरी आइटम्स की जो बात की गई है, सस्ते और महंगे की फहरिस्त हमारे सामने है, आप क्या कहेंगे? आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है? निश्चित रूप से जी जी, नए बजट के माध्यम से वित्त मंत्री ने एक और जन कल्याणकारी योजनाओं और आम आदमी को राहत देने के लिए भी कदम बढ़ाए हैं जो उनकी सीमाएं थी। और दूसरी तरफ उन्होंने आर्थिक विकास का एक विजन भी दिया है। ये विजन इस तरह का है कि देश बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। और इन दोनों के साथ साथ उन्होंने टैक्स रिफॉर्म की तरफ वो आगे बढ़े हैं। और टैक्स रिफॉर्म में जो GST जिसकी बहुत लंबे समय से मांग की जा रही थी, वो GST भी इस बजट के माध्यम से 1 साल में लागू होगा। तो निश्चित रूप से एक ये जो प्रावधान है टैक्स रिफॉर्म का और एक सीमित साधनों में संतुलन बनाने का, तो वो एक वित्त मंत्री की उपलब्धि है। और आने वाले वर्षों में वित्त मंत्री इस बजट के माध्यम से बहुत कुछ कर पाएंगे, ये भी उम्मीद है। और यदि जैसा आपने पूछा है कि 10 में से हम कितने मार्क्स दें इस बजट को, तो मेरे हिसाब से 10 में से कम 7 अंक जरूर दिए जाने चाहिए। बिल्कुल। कांग्रेस नेता रघु परमार जी, आपको सवाल करना चाह रहे थे, क्या कुछ आपके सवाल में सवाल है? सर, यही सवाल है मेरे मित्र से कि ये पूरा जो निवेश है वो FDI सब जगह इन लागू करना है, रेलवेज में भी की, इंडस्ट्रीज में भी। तो यही भारतीय जनता पार्टी जब अपोजिशन में थी तो इन्होंने इस देश की संसद 20 दिन तक नहीं चलने दी FDI के लिए कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो पूरा बजट उसी पे बेस्ड है।
उसके अलावा एक मिनट मेरी बात मेरा ऐसा कहना है कि रघु भाई आप पूरा अध्ययन करें। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि निवेश का विरोध नहीं है, निवेश का अर्थ ये नहीं है कि हम पूरा देश गिरवी रख दें। आज भी जो है उसमें परसेंटेज आप हमने कहा कि 49%, मतलब हमारा 51% रहेगा। इसलिए हमारा देश को हम वो नहीं है, निवेश तो इसलिए अब रोका नहीं जा सकता है क्योंकि पूरे विश्व में अब आप यदि विकसित देश की गिनती में आपको आना है और देश को आपको ऊंचाइयों पे ले जाना है, तो आपको जितनी भी पॉलिसीज थी ना रोक नहीं लगाई जा सकती। हमारा कभी विरोध नहीं था, हमारा कहना था कि निवेश का भाई आप रोकते, आप सर्विस टैक्स खत्म करते हैं। जी आज जनता का दर्द है सर, सर्विस टैक्स का है, सर्विस टैक्स खत्म करते हैं। दम होता सर्विस टैक्स को नहीं। घोषणा पत्र आपने टैक्सेशन पे कुछ उस घोषणा पत्र के हमने अनुकूल बजट किया है। जी इसके आगे नहीं तो आप समझ लीजिए कि इसमें निश्चित रूप से कोई भी चीज एक दिन, यदि कोई 60 साल की व्यवस्था है तो एक दिन में परिवर्तित थोड़ी होगी। उसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसका विचार करना पड़ेगा। उस विचार के साथ ये भी थोड़ी आप सारे टैक्स खत्म कर दोगे तो सरकार कैसे चलेगी? चलिए, सिंगल टैक्सेशन की बात मोदी सरकार ने कही, देशों का विकास कैसे बनेंगे? रघु परमार जी का सवाल सुन लेते हैं। जी सर्विस टैक्स का बहुत विरोध किया, सर्विस टैक्स क्यों नहीं कम किया? सर्विस टैक्स कम करना चाहिए था जी इस सरकार को। सर्विस टैक्स इन्होंने छुआ नहीं क्योंकि सर्विस टैक्स ही मेन सोर्स है। उस समय भयंकर विरोध किया बीजेपी ने कि सर्विस टैक्स कम होना चाहिए, सर्विस टैक्स नहीं होना चाहिए। सर्विस टैक्स ही तो मेन सोर्स है सरकार का। अब क्यों नहीं कम किया, क्यों नहीं छुआ? उसको रिड्यूस करना चाहिए था, कहीं हाथ लगाया? तो जो टैक्सेस यूपीए गवर्नमेंट के थे, मनमोहन सिंह जी के थे, वो के वही टैक्स प्रणाली है, वो का वही सिस्टम है और नया कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मैं तो आपको सामने ये कहना चाहता हूँ रघु भाई, बीजेपी और नरेंद्र मोदी और जेटली जी बहुत खुले दिमाग के व्यक्ति हैं। हमारा ऐसा नहीं है कि पिछले 50 साल में कांग्रेस ने कोई अच्छी बात की तो उसको भी हम पलटा दें। यदि सर्विस टैक्स के माध्यम से बड़ी होटलों पे, बड़ी चीजों पे नहीं है वो सर्विस टैक्स, कहीं पे भी टैक्स यदि आ रहा है तो उससे देश का विकास होगा। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का, हम ये थोड़ी कि कांग्रेस ने जो किया 50 साल में सब गलत किया। नहीं, ये तो बजट तो क्या है, देखो सुनो, कांग्रेस 50 साल का आज और कांग्रेस की नीतियों के कारण जनता ने उन्हें सबक दिया है। मैं मेरे मित्र को कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है, देश की मुख्य धारा के साथ जुड़ो, देश के साथ कंधे से कंधा मिला के चलाओ, देश आगे बढ़ेगा, तुम्हारा भी नाम होगा। अभी छोटी छोटी बातों में किसान हमको तो विरोध करना है इसलिए विरोध करेंगे, नहीं, ठीक नहीं है। आपको जो अच्छी चीज है उसके लिए अच्छा बोलना चाहिए। अभी नरेंद्र मोदी ने बोला मैं राहुल गांधी से भी यदि सलाह करना होगी, सोनिया गांधी से भी सलाह करना होगी, तो मैं सलाह करने में पीछे नहीं रहूंगा। हम समग्र देश को एक साथ लेकर, एक साथ विचार विमर्श कर देश को एक नई दिशा में ले जाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से मुझे कोई शंका नहीं है, संदेह नहीं है, देश के अच्छे दिन आएंगे, सबके लिए आएंगे, सबका विकास होगा, सबको साथ रखेंगे। बिल्कुल और देश को आगे ले जाएंगे। बहुत संक्षिप्त में रघु परमार जी, आप क्या बात रखना चाहेंगे जाते जाते? अंतिम इस आम बजट को लेकर क्या कुछ सर्जरी विपक्ष ने की है? मेरा एक ही मानना है कि इस बजट में देयर इज नथिंग न्यू। मैं यही कह रहा हूँ, देयर इज नथिंग न्यू, देयर इज नथिंग फॉर द पुअर पीपल, देयर इज नथिंग फॉर द मिडिल क्लास। कि और इस देश में मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही सबसे ज्यादा अराउंड 85% 90% पॉपुलेशन उनकी है और उनके लिए कोई राहत नहीं है, कोई चीज सस्ती होने किसानों को बहुत ख्याल रखा है, लेकिन मोदी सरकार ने 3% के लिए क्या किसानों को मतलब 7% ब्याज पर जो है ऋण देने वाली है। 3% किया है, 7% थोड़ी किया है जी, नहीं 7% पर ब्याज पर जो है ऋण देने वाली है मोदी सरकार। और भी कुछ किसानों के लिए रेडियो स्टेशन कोरवा जी, पहले रघु परमार जी की बात पूरी हो जाने देते हैं। आपके पास आ रहे हो रघु परमार जी। कांग्रेस ने तो ब्याज ही माफ किया किसानों का। जी कोरवा जी आपके पास आ रहे हैं। रघु परमार जी अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखिए जी। कांग्रेस ने किसानों का 50,000 तक का ब्याज माफ किया था इस देश में। जो किसान अपने आप को आत्महत्या कर रहे थे तो कांग्रेस ने पूरे देश में हर किसान का 50,000 तक का कर्ज माफ किया था। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम सोनिया जी ने लिया था, तो उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है।
देखिए रघु भाई, क्या नया है? हमारा आपसे निवेदन है जी, बहुत संक्षिप्त में अपने मन से बोल रहे हो कि बहुत अच्छा निर्णय लिया, फिर देश ने क्यों बाहर कर दिया। अरे मैं आपको कहना चाहता हूँ, दिखा इसलिए कर दिया। आपको कहना चाहता हूँ एक सपना दिखाया था कि मोदी सरकार बनते ही पेट्रोल 25 रुपए हो जाएंगे, डीजल 10 रुपए हो जाएगा, खूब नौकरियां मिलेगी और पाकिस्तान को नष्टभूष कर देंगे, चाइना को पीछे हटा देंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हथियारों का निर्माण हम इसलिए लोगों को लगा कि मोदी जी देश के लिए कुछ करेंगे, हम उन कुछ भी नहीं हथियारों करा। को जो देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक है उनका निर्माण हम करेंगे, बिल्कुल, और हम दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे। चलिए, जो बिल्कुल, पिछले बिल्कुल। 50 साल में कांग्रेस ने चलिए, अगला कदम क्या होगा मोदी सरकार का? जी पुरवाल के लिए क्या अच्छे कदम हो सकते हैं वो तो मोदी जी ने चुनाव में जितना मिसयूज इस पैसे का किया है, इस देश की राजनीति में आज तक इतना पैसा चुनाव में किसी भी राजनेता ने और किसी ने राजनीतिक पार्टी ने नहीं। चलिए, ये बजट से चुनावी खर्च की तरफ न जाते हुए हम फिर बजट पर आते हैं। और ये बजट का जो पिटारा खुला है, इसमें साफ तौर पर जनता से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दों को छूने की जरूर कोशिश वित्त मंत्री अरुण जेटली करते नजर आए हैं, लेकिन इनका कितना फायदा भविष्य में हमारे हिंदुस्तान देश को मिल पाता है, और क्या वाकई में जो जनता के मन को भाने वाला बजट होना था, जो बजट अच्छे दिन लाने के संकेत देने वाला होना था, उसकी कसौटी पर कितना खरा उतरा है, इस बारे में जरा विशेष टिप्पणी ले लेते हैं हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी से। सर, आप सत्ता पक्ष की बात भी सुन रहे थे, विपक्ष की बात भी सुन रहे थे, विषय के विषय जानकार होने के नाते आप क्या मानते हैं? साफ तौर पर जिस तरह से मोदी सरकार ने तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश की है, किसानों की बात है, टैक्सेशन में छूट की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र के प्रावधान की बात करें, जरूर खाद्य पदार्थों पर जो है कहीं अप्रत्यक्ष तौर पर जरूर बहुत सारे प्रावधान, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर कोई प्रावधान दिखाई नहीं देता। कितने नंबर अंतिम रूप से आप इस आम बजट को देना चाहेंगे? निश्चित रूप से जी, इस बजट में एक विजन है, आर्थिक विकास का विजन है, कृषि विकास का विजन है, कार्य संस्कृति का विजन है, और इस पहले बजट के माध्यम से कोई बहुत बड़े परिवर्तन की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, और वित्त मंत्री बार बार बजट भाषण में कहते भी रहे। लेकिन अगले जो बजट आएंगे, अगले जो 4 बजट आने वाले हैं, निश्चित रूप से ये जो विजन इस बजट के माध्यम से अरुण जेटली जी ने दिया है, नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, निश्चित रूप से अगले बजटों में आने वाले सालों में एक बहुत बड़ा लाभ देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगा, और अच्छे दिनों की शुरुआत के डगर पे देश ने कदम रखे हैं। एक अच्छे विजन के 10 में से 7 मार्क्स जरूर दिए जाने चाहिए। चलिए, जाते जाते कांग्रेस के नेता रघु परमार जी, आप इस बजट को कितने नंबर देंगे? ये जो बजट का पिटारा खुलकर सामने आया है, मोदी सरकार ने अच्छे दिन लाने का वादा किया था, क्या ये वादे पूरे? बिल्कुल कोई अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। अच्छे दिन की परिभाषा बहन भाई आप पहले बता दो मेरे को कि क्या है। ये तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा कि मोदी जी ने अपने चुनावी भाषणों में मोदी जी ये बोल रहे हैं अच्छे दिन की परिभाषा तो बताओ कि अच्छे दिन क्या है। कुछ नहीं होने वाला है, मध्यम वर्ग और गरीब वैसा कि वैसे ही रहने वाला है, और बल्कि आने वाले दिनों में महंगाई की मार उस पर पड़ने वाली है, और इस बजट से उनको बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलने वाला है। और ये बजट में ऐसा नया कुछ भी नहीं है कि हम इसमें कोई नंबर दें। ये बजट जो रूटीन बजट रहता है, जो हर दूसरी हमारी सरकार ने भी किया था, वो वैसा ही बजट है। कितने नंबर? कांग्रेस ने भी हमेशा कृषि उत्पादन में राहत दी, एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया। कब नहीं दिया सर, बताइए आप? हर बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया गया है। और आज इस देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देश में जो सड़कें बनी हैं, आप देखें कि कितनी अच्छे हाईवे बन गए हैं, कि ये सब कांग्रेस ने किया है। तो इसको अपन को मानना चाहिए कि आप ललित भैया मानो कि कांग्रेस ने किया है, देश के विकास के लिए किया है। आज इस देश वर्ल्ड में अपना इकोनॉमिक स्टेबल खड़ा है तो ड्यू टू मनमोहन सिंह खड़ा है। तो इस बजट में ऐसा देयर इज नथिंग न्यू, और ऐसा कोई इसमें मार्क्सवाद की कोई बात ही नहीं बनती। चलिए, कांग्रेस को नंबर ही दे रही है भारतीय जनता पार्टी। मैं कहना चाहता हूँ कि भाई रघु भाई, तुम विषय से फिर भटक रहे हो। इस बजट में बहुत सारी चीजों का गरीब लोगों के लिए हित में, तेल, साबुन, स्टील, मोबाइल, कंप्यूटर और ऐसी बहुत सारी वस्तुओं हर बजट में होगा। कांग्रेस ने भी दिया भैया। आप लास्ट ईयर का बजट उठा के देख लो, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस आपने लास्ट ईयर का बहुत महत्व दिया। अरे तुम इस देश में जो उत्पादन है उसका 70% नष्ट हो रहा है, तुम उसको संभाल नहीं सकते और बोल रहे हो कि हमने कांग्रेस ने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे एक्साइज कम की। जी, मैं ये बजट बहुत लैपटॉप पे कम की वाला बजट है, और ये बजट निश्चित रूप से देश
यहाँ बैठे हैं सबको पुराना बजट याद होगा, बताने की राजगढ़ का बजट दिया था, कांग्रेस का बजट भी इससे अच्छा बजट था। इस विपरीत परिस्थिति में जब खजाना खाली है, सरकार के खजाने में एक चीज नहीं है। एक चीज बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने जो लोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे था उससे ज्यादा परसेंटेज बढ़ा दिया है और मोदी जी की सरकार ने। अभी 2 महीने हुए हैं, सब चीजों के संकट है, बरसात का संकट है, उसके बाद भी ये बजट बहुत विकास की दिशा देने वाला है और ये देश को तरक्की करेगा। इसमें चलिए ये आने वाला कल तय करेगा कि किस तरह से मोदी सरकार जनता की कसौटी पर खरा उतर पाती है। और वही बजट, वो बजट वही जनता के जहन में तो बस केवल यही कहावत है कि बजट वही जो जनता के मन को भाए, बजट वही जो वाकई में अच्छे दिन लाए। देखना होगा कि ये आम बजट का जो प्रचारा खुला है किस तरह से जनता के अच्छे दिनों की वापसी कर पाता है। और कांग्रेस ने जो तर्क दिए हैं और खासतौर पर यूपीए सरकार के कार्यकाल का बखान किया है, देखना होगा कि मोदी सरकार के इस पहले बजट के बाद अब कैसे वो तमाम प्रावधान एग्जीक्यूट हो पाते हैं। और अर्थशास्त्र के जानकारों ने जिस तरह से अपनी राय रखी है और साफ तौर पर अर्थव्यवस्था को लेकर जो एक विजन की जरूरत है, जो नजरिए की जरूरत है आज हिंदुस्तान देश को, उसकी कसौटी पर कितना खरा उतर पाया है वित्त मंत्री अरुण जेटली का यह बजट, ये आने वाला कल तय करेगा। फिलहाल मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ भाई रघु को, भाई परमार को, जी जी जी, कि जो मोदी जी ने कहा है कि आपने कांग्रेस को 60 साल दिए, मेरे को 60 महीने दो, फिर मैं इनसे चर्चा करूंगा। चलिए ये कांतिहीन बहस है। फिलहाल सिटी न्यूज के फोरम पर इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और गर्मा गर्म मुद्दे पर। हम तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे हमारे साथ जुड़े थे। जी जी जी, निर्णय करेगी। चलिए हमारे साथ जुड़े थे अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी जी, हम उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के नेता और इंदौर विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष श्री ललित पुरवाल जी, आपका भी शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे साथ जुड़े थे कांग्रेस नेता रघु परमार, उनका भी धन्यवाद करेंगे। सिटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। नमस्कार।